नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की शेर और शायरी से तो आप परिचित होंगे। मां पर लिखी शायरी उनकी आज भी रुला देती है, लेकिन बदलते वक्त की तासीर देखिए। दरअसल 28 जून को मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की कार पर फायरिंग हुई थी, लेकिन इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है, जिसमें यह कहा गया है कि मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने अपने चचेरे भाई को फंसाने के लिए अपने ऊपर फायरिंग करवाई थी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट देखिए। मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग का मामला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस का बड़ा खुलासा। खुद पर गोली चलवाकर रची गई थी साजिश। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा आप मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए। मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। झुक के मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, धूल पर बाग की मिट्टी का असर होता है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की इस शायरी में बच्चे की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं, लेकिन आज मुनव्वर राणा खुद कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने पैदा किया है। दरअसल मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग के मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि राणा के बेटे तबरेज ने खुद पर फायरिंग जानबूझकर करवाई है। सीसीटीवी में बकायदा फायरिंग का पूरा मामला कैद हुआ है। कैसे मुनव्वर राणा का बेटा रायबरेली के पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, गाड़ी पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़ी करता है, खुद भी गाड़ी में बैठा रहता है। कुछ देर बाद शूटर वहां पहुंचते हैं, गाड़ी का मुआयना कर पेट्रोल पंप के गेट पर फायरिंग कर भाग जाते हैं। तबरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इनका तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान था और यह मुकदमा लिख जाने पर इनको मीडिया कवरेज और सुरक्षा भी मिल जाती। इसको लेकर इन लोगों ने ये योजना बनाई। हलीम ने 2 शूटर्स सप्लाई किए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। आज इन 4 लोगों को, हलीम को, सुल्तान को, सत्येंद्र को और शुभम को, यानी 2 योजनाकर्ता और 2 जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनव्वर के बेटों ने शूटरों के साथ की थी मीटिंग। रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में थी मीटिंग। बाइक सवार दोनों शूटर कई बार जेल जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से खुलासे के बाद पुलिस ने बीती रात मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को पकड़ने लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस द्वारा छापेमारी को लेकर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं, तो मुनव्वर राणा को ये साजिश हल्की लगती है और कह बैठे कि इसमें हंगामे की क्या बात है। साजिश तो है ही है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से प्रशासन ने बर्बरता दिखाई है कल। आप बताइए कि किसी, आप तो एक तो सिविल ड्रेस में आप आए, आप गुंडे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये श्योरिटी तो ना हम दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता कि आप आधे लोग सिविल ड्रेस में आधे पुलिस के उसमें आए हैं। और जिस हिसाब से ये आए और कमरे में घुसे, लड़कियां सो रही थी। हाँ, आपकी खुद नीयत ख़राब थी, आप लोग कुछ भी कर हो सकता था क्योंकि औरतें थी, कोई आदमी मौजूद। मेरे पापा का पैर में जानते हैं 10 बार ऑपरेशन हो चुका है, वो इस काबिल नहीं है कि दौड़ भाग कर सकते। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा आप मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए। मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं? कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए। ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया। सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। पुलिस का कहना है कि तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख रुपए में बेच दी थी। इस जमीन सौदे पर चचेरे भाइयों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद
तबरेज ने फंसाने के मकसद से फायरिंग की पूरी साजिश रची। दरअसल 28 जून को तबरेज की कार पर फायरिंग की गई थी। मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगे तो मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस मामले पर धर्मगुरु और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी साल जनवरी में मुनव्वर राणा ने किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर एक शेर लिखा था, जिस पर विवाद हो गया। बाद में विवाद बढ़ा तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें योगी के राज में यूपी में डर लगने लगा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी का मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। CAA NRC के विरोध में बयानबाजी के चलते मुनव्वर राणा और उनकी बेटियां भी सुर्खियों में रही थीं। अयोध्या विवाद में राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद मुनव्वर राणा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर ही आरोप लगा दिए थे। उनका कहना था कि इस मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं का पक्ष लिया गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने इस पूरे मामले को लेकर जब छापेमारी के लिए पुलिस घर पहुंची लखनऊ स्थित घर पर, इस पूरे मामले पर अब मुनव्वर राणा की जो बेटी हैं सौम्या राणा, वो तमाम आरोप लगा रही हैं पुलिस प्रशासन पर। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अचानक से 12 बजे रात पुलिस हमारे घर आती है और हमारे घर वालों के फोन छीन ले जाते हैं। तो तमाम गंभीर आरोप मुनव्वर राणा की बेटी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट को लेकर काफी ज्यादा खास मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना तो साधा ही, लेकिन ये अदावत कोई नई नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में काफी पुरानी अदावत है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां साथ आई थी, लेकिन नतीजों के बाद तल्ख हो गए थे दोनों पार्टियों के तेवर। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल शतरंज के मोहरों की तरह अपनी चाल चलने लगे हैं। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों और दलितों को लेकर एक नया इतिहास रचने चली थी, लेकिन 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। इतने अलग कि एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। समय बीतता गया और मायावती सपा के प्रति हमलावर बनी रही। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को 2 ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं, और ये तो जग जाहिर है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसी कारण यूपी के विधानसभा चुनाव में अब वो किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बड़े दलों का भरोसा तोड़ने वाली समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना और करना महालाचारी नहीं तो और क्या है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव बाद नतीजे आए तो मायावती का सपा से मोहभंग हो गया। तब से ही बसपा सुप्रीमो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। हालांकि अखिलेश यादव अक्सर किसी विवादित टिप्पणी से बचते रहे हैं। मायावती लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के दर्द को भूल नहीं पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को साथ लेकर चलने के मकसद से उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी और मुलायम सिंह को जिताने के लिए उनके साथ मंच भी साझा किया। मायावती जी बड़ी नहीं, परंतु ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में टूट चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश नेता हो चाहे विधायक हो सब समाजवादी पार्टी में भारी संख्या में। कल ही बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। कौन स्वार्थी है कौन नहीं ये तो जनता भली भांति जानती है। जाहिर है राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा सच ये है कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता। हालांकि वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और खबर है धर्मांतरण मामले को लेकर, जहां पर यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले को लेकर गुजरात से सलाउद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सलाउद्दीन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि उमर गौतम को सलाउद्दीन हवाला के जरिए फंडिंग करता था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई। यूपी एटीएस ने सलाउद्दीन को गुजरात में दबोचा। उमर गौतम को करता था हवाला से फंडिंग। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले के तार गुजरात तक जुड़े हुए हैं। इस सिलसिले में यूपी एटीएस की टीम गुजरात पहुंची और आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात के बड़ोदरा से गिरफ्तार किया। सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। इस बीच कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में पहले गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम की पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यूपी एटीएस ने कोर्ट में इन आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को मंजूर कर दिया। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम ने बिना आरोपी के शहर के एक अस्पताल में जांच की। इसके बाद शहर के आजवा दुधेश्वर के पाड़ी गेट इलाके में स्थित आरोपी के एनजीओ दफ्तर की जांच की गई। जानकारी के मुताबिक ऑफिस एटीएस ने करीब 20 मिनट तक दफ्तर की जांच की। एटीएस ने ऑफिस से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि एटीएस को सलाउद्दीन के अलावा वडोदरा में 2 दूसरे लोगों पर भी शक है। इन दोनों ही संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अब यूपी एटीएस सलाउद्दीन से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि सलाउद्दीन के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं जम्मू एयरपोर्ट धमाके मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके जो हुआ था उसके विस्फोटक से जो कुछ कण, जो टुकड़े बरामद हुए थे, उन पर एक स्टडी सामने आई है। जिस स्टडी में तमाम खुलासे हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से ये पूरा विस्फोटक बनाया गया था, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की जानकारी मिल रही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू एयरपोर्ट धमाके में बड़ा खुलासा। मेटल कवर्ड था विस्फोटक। बॉल बेरिंग की तरह दिखते हैं विस्फोटक के टुकड़े। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार किया गया विस्फोटक। 27 जून को जम्मू एयरपोर्ट परिसर के पास एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल इलाके में तेज धमाका हुआ था, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। स्टेशन के जबरदस्त सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में 2 बड़े विस्फोट हुए थे। इस मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ मिनटों में ही सील कर दिया था। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है, धमाके के बाद विस्फोटकों से बरामद इन टुकड़ों का बेहद गहन तरीके से आकलन किया जा रहा है। कुछ अहम सबूत इन टुकड़ों से हाथ लगे हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर इस्तेमाल विस्फोटकों में इन टुकड़ों के आकलन से पता चलता है कि ये मेटल कवर्ड हैं। हर एक टुकड़े की साइज बराबर है। ये बॉल बेरिंग की तरह दिखते हैं, जिसे सिर्फ विशिष्ट एक्सप्लोसिव यूनिट में ही बारूद के साथ मिलाकर तैयार किया जा सकता है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि ये बेहद नुकीले हैं, यानी धमाके के बाद ज्यादा नुकसान हो। मौकाई वारदात से इसी तरीके से टुकड़े मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि हमलावर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इन टुकड़ों की तफ्तीश में यह पता चला है कि विस्फोटकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना को की जाती है। इन टुकड़ों को विशेष प्रयोगशाला में मेटलर्जी टेस्ट के लिए भेजा गया है, ताकि यह पता चल सके कि और किन किन मेटल का इस्तेमाल इसमें किया गया है।
धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। इनको 2 बराबर के हिस्सों में बांटा गया था और दोनों ड्रोन में फिट किया गया था, यानी 1.5 किलो आरडीएक्स दोनों ड्रोन में। इन दोनों ड्रोन ने 1.5 किलो आरडीएक्स अपने टारगेट पर गिराए, जिसके बाद वो वापस चले गए। अभी तक की जांच के मुताबिक कुल 3 किलो विस्फोटकों में ज्यादातर मात्रा आरडीएक्स की ही है। दूसरे क्या केमिकल मिलाए गए हैं, इसकी जांच हो रही है। जिस तरीके से विस्फोटकों को तैयार किया गया था वो विदेशी पैटर्न का ही है। भारत में इस तरीके के कॉम्बिनेशन के विस्फोटक नहीं बनते हैं, यानी कि सुनियोजित साजिश के तहत बेहद उम्दा तकनीक से और सर्किट को बेहद पेशेवर तरीके से जोड़कर यह ड्रोन बम तैयार किया गया। खैर, हर पहलू पर जांच चल रही है और कई नतीजे इसके आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुकुल गोयल, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्राइम कंट्रोल करना हमारी प्राथमिकता है, मुकुल गोयल की तरफ से कहा गया। छोटे छोटे अपराधों पर भी सख्ती होगी, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया। छोटे अपराधियों पर भी कार्रवाई हो, सभी अधिकारी फील्ड में जाएं, ये मुकुल गोयल की तरफ से कहा गया है। देखिए, जो आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा, जो भी मैंने कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सही व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही चीज़ प्रयासरत हम लोग रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे। कोई भी अपराध है उसकी गहन विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। पुलिस अगर शुरू से ही सजग रहेगी और समय पे अपनी कार्रवाई करती रहेगी तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। और उस समय की बात अभी अप्रासंगिक है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आपको ध्यान होगा कि कुछ घटनाएं छोटी हुई थी जिन पे सही एक्शन नहीं हुआ, जिससे फिर एक बड़ी घटना। और कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर इस समय पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को हुई थी, लेकिन इस समय भारत के 12 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट के चपेट में है। पिछले वायरस की बात करें, अगर हम जो सेकेंड वेव की बात करें, उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ने लगा डेल्टा प्लस का कहर। खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता कर देता है नष्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह थमा नहीं था कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी और अब ये तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में इससे संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से सटे फरीदाबाद के अलावा कई राज्यों में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीज देखे गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में अभी डेल्टा प्लस मरीजों के संक्रमित होने की कोई खबर नहीं सामने आई है। इसी को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट। पिछले कोविड वेरिएंट से 50 से 60% तेजी से फैलने वाला, पिछले कोविड वेरिएंट से ज्यादा पावरफुल डेल्टा प्लस सीधे फेफड़ों में जाकर मजबूती से चिपकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरीके से नष्ट करता है, ऑक्सीजन लेवल पिछले कोविड की अपेक्षा ज्यादा तेजी से भी गिरती है। माना यह जा रहा है कि इस वेरिएंट से छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। मेडिकल साइंस विशेषज्ञों की माने तो बच्चों का इस वेरिएंट में ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बड़े हैं उनका वैक्सीनेशन तो हो गया है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। ऐसे में बच्चे अपने घर के बड़ों पर ही डिपेंड रहेंगे। डॉक्टर्स की माने तो वैक्सीनेशन काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर इस नए स्ट्रेन से हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो जो वैक्सीन है वो हमें आईसीयू वार्ड में जाने से बचा लेगी। इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार लगातार वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 माह के बाद ये तीसरी लहर सक्रिय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और अब खबर है मौसम से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कुछ समय की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने कहर बरपा रखा था। लू की थपेड़ों की वजह से दिन चढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा था, लेकिन बारिश की ये तस्वीरें लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आई हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे किस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही थी और ये कहीं ना कहीं गर्मी से राहत लोगों को, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। तो तापमान में दर्ज की गई गिरावट, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। गौरव, हमने देखा किस तरह से बारिश ने आज लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे किस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आज बारिश की वजह से मौसम कहीं ना कहीं खुशनुमा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए अनन्या, जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और देखते ही देखते जो लोग हैं उन्हें काम करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अधिकतर देखा गया था जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो सड़कों पर काम करते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है सर। अर्जुन, धूप गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। आज बारिश हुई है, इससे क्या फर्क पड़ा? उससे थोड़ा ठंडाई मिला है। अच्छा लगा? जी सर जी, बहुत अच्छा लगा। बाबूराम नाम है सर जी। काम करने में कितनी दिक्कतें आती थी? बहुत दिक्कत, गर्मी की वजह से सर जी बहुत दिक्कत। बाकी दिक्कत थी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। बारिश की गर्मी की वजह से कितनी दिक्कतें थी और बारिश पड़ने से कितनी? बहुत दिक्कत है, यहाँ गर्मी पड़ रही है बहुत। और बारिश से अभी जो बारिश हुई है इससे कितना सुकून मिला? बहुत ठंडे है, बहुत अच्छा। हाँ लगा, कितना अच्छा। एक तरीके से चेहरा खिल गया है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले जब तक गर्मी थी, कहा जा रहा है कि उस समय पूरा चेहरा मुरझाए हुए थे। काम करना है क्योंकि घर पालना है और ऐसी गर्मी में काम हो नहीं पा रहा था। अचानक बारिश की फुहार आई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। खुशी ला दी है बारिश ने लोगों के चेहरों पर, क्योंकि गर्मी ने पिछले 90 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।